सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम अमित सिंह रघुवंशी है। तो हम लोग आपके साथ एंथ्रोपोलॉजी यूपीपीसीएस की जर्नी चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आप लोगों ने चूज़ किया एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। आप लोग रिसेंट मार्कशीट सारी देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और यहाँ पे फेसबुक ग्रुप पे काफ़ी सारी मार्कशीट्स वगैरह हैं। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे खासे मार्क्स आए हुए हैं, तो क्यों इस सब्जेक्ट को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसमें सारी चीज़ें बात करेंगे कि सर यूपीपीसीएस में एंथ्रोपोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करनी, कैसे ये यूपीएससी से अलग है, कैसे हम इसमें थोड़ा सा मार्क्स के लिए कैसे करेंगे, इसका पेपर पैटर्न कैसे आता है, मार्क्स फैचिंग आंसर में कैसे। सबसे बड़ी बात कि आपकी जर्नी हमारे साथ कैसी रहेगी, वाई अस, वाई तो चूज अस ओवर अदर्स। ठीक है, तो सारी चीज़ों की अपन बात करेंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हमारा एंथ्रोपोलॉजी है। तो एंथ्रोपोलॉजी यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, देखे होगा आपने। तो सबसे पहले वही बात होगी क्यों, ठीक है, क्योंकि फिर अपन आएंगे पूरा अपन सिलेबस देखेंगे कि भाई हमारे यहाँ यूपीपीसीएस के सिलेबस में और यूपीएससी के सिलेबस में अंतर क्या है, फिर इसकी स्पेसिफिक कैसे क्या करनी है। ठीक है, तो सारा अपना सिलेबस चलेगा, फिर हमारा सारा पेपर चलेगा। पेपर्स भी हम देखेंगे कि कैसे हमारे क्या पेपर्स हुए हैं। ठीक है, सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, पेपर भी दो टाइप के आते हैं, एक बार सिलेबस ही आता है, एक बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सारे पेपरों का एनालिसिस करेंगे, हर एक टॉपिक से पहले अपन पेपर वाइज देखेंगे इस सेक्शन से कैसे क्या आया था। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि हमने पहले बात की हुई है, आपको सबको पता है कि हाँ भाई एक जर्नी है, उसके बाद एक डेस्टिनेशन है। ठीक है, डेस्टिनेशन तो सबके दिमाग में रहता है, ठीक है, लेकिन पाथ क्या फॉलो करना है भाई। लोगों के दिमाग में बस डेस्टिनेशन रहता है और बस निकल जाते हैं कि करना है, लेकिन एक बार आपको दिमाग में पाथ भी होना चाहिए। पाथ मतलब आपके क्या रहेंगे, वो आपके पेपर रहेंगे, पास्ट ईयर पेपर, पास्ट ईयर टॉपिक, वो आपके पाथ करेक्ट करते रहेंगे। अच्छा भाई कि वेस्टर्नाइजेशन संस्काराइजेशन वाला टॉपिक चल रहा है, मतलब सोशल चेंज वाला टॉपिक चल रहा है, तो इसमें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, संस्काराइजेशन हर साल आ रहा है, तो हाँ भाई संस्काराइजेशन अच्छे से करना है, सिर्फ किस स्कॉलर का नाम पढ़ना है, कितने डायग्राम बनाने हैं, सारी चीज़ें। अच्छा भाई वेस्टर्नाइजेशन पे भी क्वेश्चन आ रहा है, क्या संस्काराइजेशन वैसे वेस्टर्नाइजेशन का डिफरेंस भी आ रहा है या ये टॉपिक अलग अलग ही आ रहे हैं। तो अगर अलग अलग आ रहे हैं तो अलग प्रिपरेशन करना है, फिर अगर साथ में आ रहे हैं तो डिफरेंस अलग से प्रिपेयर करना है। अच्छा, अगर संस्काराइजेशन वेस्टर्नाइजेशन, क्या मॉडर्नाइजेशन भी आ रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन से यूपीपीसीएस नहीं पूछता जनरली। तो ये सारी चीज़ें सर, ठीक है, तो ये सब में तो पाथ, हमारा पाथ एम तो ठीक है सर, एम आपका क्लियर है कि हम मार्क्स फैक्शन लाने हैं, यूपीपीसीएस क्लियर करना है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बट पाथ क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। फिर बुक्स की बात करेंगे, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, कैसे क्या करना है। ठीक, फिर नोट मेकिंग, सर नोट कैसे बनाने, वो भी आपसे पूरा डिस्कस करेंगे। मोस्टली प्रेफरेबल क्या होता है, जैसे ये अपना A4 पेपर है, आप आराम से यहाँ पे नोट्स बनाइए। देखिए, जो हम एग्ज़ाम में भी लिख के आते हैं ना, एग्ज़ाम में भी हमें A4 पेपर का कितना, यहाँ पे साइड लाइन्स रहती है, यहाँ पे हमारी लाइन्स रहती हैं, बस हमें इतने पोर्शन में लिखना होता है। ऑलमोस्ट 75% मान लीजिए A4 पेपर का। सिमिलरली सर आप भी जब नोट मेक बनाए, सिर्फ 75% पेपर पे बनाए, इतना इस पर छोड़ दिए और पेपर को ऐसे फोल्ड कर दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे सारे नोट्स बनाए, फिर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ट्राइब्स का एग्जाम्पल कुछ भी मिला तो वो यहाँ पे लास्ट में भी लिख सकते हैं एडिट करने के लिए, तो वो सारी बात भी करेंगे। फिर डायग्राम्स वगैरह, फिर हम बात करेंगे सर वाई अस। ठीक है, तो अपन आराम से इस क्वेश्चन पे ध्यान करेंगे कि हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, वाई टू चूज अस ओवर अदर्स। ठीक, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से पूरा देखिएगा, तो आपको एकदम पूरा इंट्रोडक्शन सबको समझ में आएगा कि एंथ्रोपोलॉजी ही क्यों लेना चाहिए, क्यों हमें चूज़ करना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल की, इसमें क्या एडवांटेज है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है। ठीक है सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है एंथ्रोपोलॉजी का कि इसका सिलेबस सर एकदम डिफाइंड है, ठीक, और स्टैटिक है। अब सर ये तो वर्ड ही हो गए, इनका मतलब क्या डिफाइंड स्टैटिक का। डिफाइंड स्टैटिक का मीनिंग क्या है पहले वो समझिए। ठीक है, डिफाइंड स्टैटिक ऐसा है जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि मैरिज लिखा हुआ है, तो सिलेबस आपको बहुत बड़ा सा दिखेगा, लेकिन मैरिज ऐसा अगर आप सोशियोलॉजी वगैरह जाएंगे तो मैरिज बहुत बड़ा टॉपिक है, कुछ भी आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एकदम डिफाइन कर दिया है कि मैरिज है, फैमिली है, तो हम आपसे क्या क्या पूछेंगे। तो इन्होंने लिख दिया भाई हमें टाइप्स ऑफ मैरिज चाहिए, हमें रोल ऑफ मैरिज चाहिए, हमें फंक्शन ऑफ मैरिज चाहिए। ठीक है, फैमिली है तो फैमिली में हमें जॉइंट फैमिली चाहिए, लीनियर डिसेंट है तो टाइप ऑफ डिसेंट जो है वो 4 टाइप के बस डिसेंट जो आपके सिलेबस में दिए हमें वही चाहिए, एम्बिलिनियर ये सब डिसेंट जो भी हमारे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने ना सर आपका सिलेबस को पूरा डिफाइंड किया है, तो मतलब हमें उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज्योग्राफी जैसे जो ऑप्शनल है, इन सब में क्या होता है कि बस ये लिखा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी लिखा है, वो कुछ भी पूछते रहेंगे, बहुत बड़ा सा हो जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, एंडिंग है। तो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस बहुत डिफाइंड है। अगर आपने सिर्फ सिलेबस के हिसाब से वो कर लिया, हर एक जगह हमको स्कॉलर्स के नाम, ट्राइब्स, केस स्टडी, एग्जाम्पल्स, ये सारी आगे बात करेंगे कि वाई टू चूजर्स में। ठीक, तो वो सब स्टैटिक है सर, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे ज्योग्राफी वगैरह में कहीं फ्लड आया, एक नया टॉपिक ऐड हो जाता है, हो जाता है। एंथ्रोपोलॉजी बहुत हद तक स्टैटिक है, थोड़ा सा करेंट है। जैसे अभी हमारा
कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा था, तो कोविड-19 हमारा एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में ये आ सकता है कि कैसे भाई ट्राइब्स में जो नई डिसीज़ है वो जा रही हैं, कैसे आप इनको रोकेंगे वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो ये सब आएगा। दूसरी बात सर स्कोरिंग, ये तो फैक्ट है, ये तो आप सभी जानते हैं, आप पुरानी मार्कशीट्स वगैरह देख लिए, टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर लिए, अच्छे खासे मार्क्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें सर। दूसरी बात कहना है सर, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर है। अगर एंथ्रोपोलॉजी को आपने एक बार समझ लिया, फिर रिमेंबरिंग वाला पार्ट ईजी हो जाता है। रिमेंबरिंग सर, एंथ्रोपोलॉजी जब आप पढ़ेंगे ना, आप भी देखेंगे कि एग्जाम से पहले थोड़ी सी दिक्कत आती है एंथ्रो में। एंथ्रो में थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है कि चीज़ें याद नहीं रह पाती। याद क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होती हैं। आप लोग कोई भी एक आध स्टैटिक बोर्ड उठाएंगे, सबको लगता है बस वो भास में उठा लो, भास में रट लो, काम हो जाएगा। वही बात करेंगे कि भास में अब सफिशिएंट क्यों नहीं है, भास में से आगे क्या करना पड़ेगा। आपको लगता है आप सब थ्योरी पढ़ लेंगे और एक दिन पहले सब याद रहेगा, और पूरी साल भर 6 महीने की जो पढ़ाई है आपको जो 3 घंटे में उसको जाके दे के आना है, और आपको लगता है कि वो हो जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं ली उसकी। आप बस थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ के जो हुआ वो कर दिए, और थ्योरी लिख के भी आएंगे तो आपके मार्क्स ही नहीं आने। बाद में बोलेंगे लिख के तो पूरा आए थे, मार्क्स क्यों नहीं आए, ठीक है। तो ये सारी फैक्टर है। तो अगर आपने एक बार अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर ली, फिर रिमेंबरिंग। अब रिमेंबरिंग में हम लोग कैसे हेल्प करेंगे सर? हर जगह पे एक्रोनिम वगैरह, ठीक है, ट्रिक्स वगैरह वहाँ पे याद कैसे करना है, फिर एक ही बार बस याद करना, उसको हर जगह अप्लाई करना। एक ही टॉपिक याद करके उसको हर जगह कैसे क्या अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है सर। फिर कैसे आएंगे डायग्राम्स वगैरह, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम कैसे क्या बनाने, सारी चीज़ें ये सब, केस स्टडीज़ वगैरह। एंथ्रोपोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या है सर? केस स्टडीज़ वगैरह। ट्राइबल पेपर 2 में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी केस स्टडीज़, एग्जाम्पल केस स्टडी में कहाँ अंतर है, कहाँ पे एग्जाम्पल्स, कहाँ पे केस स्टडी, सारी चीज़ें बात करेंगे। फ्लो चार्ट बनाना अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है सर, ये सारी चीज़। डायग्राम कैसे बनाए, डायग्राम बनाने में भी आपकी हेल्प करेंगे, सारी चीज़ें ये सब, ठीक है। तो ये हमने देखा कि वाई एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पे सर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, डायग्राम, केस स्टडीज़, फ्लो चार्ट वगैरह, ये सब, ठीक। तो पहले अपन आते, ठीक, तो पहले अपन आते कि अब हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर अपन क्या डिस्कस करेंगे, फिर अपन पेपर देखेंगे, फिर अपन देख लेते हैं इसका एक बार सिलेबस वगैरह क्या है जो आपका। पहले एक बार थोड़ा सा पेपर पैटर्न देख लिए कि आपका पेपर पैटर्न कैसे क्या आता है, ठीक है। तो सर जो यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है, ये 200 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर होता है, 3 घंटे में हमें करना होता है, ठीक है। 200 मार्क्स का होता है पेपर पैटर्न, ऐसा आता है। इसमें हमारा कैसा आता है सर? 15, 15, 10, ठीक है, मतलब 40 हो जाते हैं, और हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो टोटल हमारे 200 मार्क्स का हो जाता है। आपको कितने 8 क्वेश्चन का सेट रहता है, जैसे एक क्वेश्चन में 3 रहते हैं, जैसे ए बी सी, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन में से आपको 5 करने होते हैं, ठीक। हर एक सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। रिक्वायरमेंट क्या रहती है? टोटल 8 क्वेश्चन 2 सेक्शंस, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम एक सेक्शन, ठीक है। तो आपके पास क्या, जैसे 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप यहाँ से अगर 2 करते हैं तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ से 3 कर लीजिए और यहाँ से 2 कर लीजिए, ठीक। मतलब मिनिमम 2 तो आपको एक सेक्शन से करने ही करने हैं, ठीक है। तो मिनिमम 2 तो आपको एक सेक्शन से करने हैं। फिर आप आराम से पेपर देख सकते हैं कि आपको क्या आ रहा है, ठीक है, सब आ रहा है, लेकिन आप किस आंसर को ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, किस आंसर में ज़्यादा डायग्राम बना सकते हैं, कहाँ ज़्यादा आपके पास केस स्टडीज़ है, स्कॉलर का नाम, ट्राइब्स के एग्जाम्पल, सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें सर यहाँ पे मैटर करेंगी, ठीक है। और आगे आते हैं, तो ये हो गया सर हमारा पेपर पैटर्न एक बार, ठीक है। फिर आप देख लिए कि पेपर कैसे क्या आता है, ठीक। जैसे ये था हमारा व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजीज मीनिंग एंड स्कोप, बहुत ही सिंपल सेक्शन ए में, ठीक है। स्कोप एंड रेलिवेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, देख रहे 15-15-10, हर जगह हमारे कैसे रहेगा 15-15-10। सर यूपी से कैसे, यूपीएससी से कैसे अंतर जाता है कि वहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, पहले 5 क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं, है ना। तो जैसे सेक्शन ए आएगा तो पहले 5 क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे 10-10 मार्क्स के, तो 50 वहाँ हो जाता है। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। तो ये वाला हमारा कैसा रहेगा, वहाँ पे 20-20-10 वाला जो रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा 50 वाला एक सेक्शन खत्म हो जाता है। सिमिलरली ऐसे ही 3 क्वेश्चन रहेंगे। फिर सेक्शन बी में भी ऐसे ही सेम रहेगा सर,
पहले 5 कंपलसरी, उसके बाद फिर 1 2 3 क्वेश्चन वाले, मतलब 3 क्वेश्चन का एक सेट रहता है, ठीक है, 20 10 50 50, तो ऐसे करके ये रहता है। और इसमें ऑप्शन क्या रहता है कि ये 2 तो कंपलसरी है और यहाँ से 3 करने होते हैं। तो इस वेरिएबल में ये जो कंपलसरी वाला है ना, अब यूपी में ये कंपलसरी वाला नहीं रहता, तो हर जगह हमारे ऐसे क्वेश्चन के सेट ही रहते हैं, 2 क्वेश्चन में पूरा ABC पूरा सेट, ठीक। तो इसलिए यूपी की प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ठीक। तो हम बताते चलेंगे कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, सारी चीज़ें हमारी चलेंगी। फिर हमारा बात आती है जैसे स्केलेटल चेंजेस, ये आ गया फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, होमो इरेक्टस मेथड। तो हमारे से आप देखें 15 15 10, तो 4 क्वेश्चन थे, इनमें से आपको कोई भी 2 तो मिनिमम करनी थे, और अगर आपको लगता है कि सेक्शन ए आपको ज़्यादा अच्छे से आता है तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चन करते, ठीक है। तो ऐसे वो हो गया आपका। फिर आपका जैसे पेपर 2 थोड़ा सा देख लेते हैं। पेपर 2 में ऐसा ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी और ये सब रहते हैं, यहाँ पे वही सेम, ठीक है। तो 4 रहेंगे आपके, 1 2 3 में से आपको या तो ये करना होता। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह कैसे क्या आएंगे, जैसे गुहा क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये सब देखते रहिएगा, क्योंकि अभी आपको बात कैसे ऊपर अपने ऑस्ट्रोपिथेसाइन वाला देखा था, मेगालिथिक कल्चर, चैकोलिथिक कल्चर, ये सब, ठीक है। तो ये पर पूरे सिलेबस में भी आएंगे, तो आपको बताएंगे कैसे क्या आपके सिलेबस का डिवीजन है, कैसे क्या आपके टॉपिक्स का डिवीजन है, ठीक है। जैसे टाइप कास्ट कंटेंट, देखिए 15 15 10, या तो यहाँ से आपके 4 करने थे, या फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी चालू हो जाएगा, तो फिर या तो यहाँ से आपको ये 4 देखने थे, ठीक है। ट्राइसम, मादा, नाबार्ड, अपन सारी चीज़ें देखेंगे, डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या है, एट्रोसिटीज़ क्या हुई है, PVTGs क्या है, शेड्यूल एरियाज़ क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें आएंगी, ठीक। मेजर पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय ट्राइबल्स इन ब्रिटिश, हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। तो अभी आपको सिर्फ समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे क्या आता है। तो हमें क्या समझ आया भाई, 8 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, हमें मिनिमम 5 करने होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हमें 5 करने होते हैं, जिनमें से 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो 2 3 या फिर 3 2। तो या तो सेक्शन ए से आप 2 करिए, फिर सेक्शन बी से 3 करिए, या फिर सेक्शन ए से 3 करिए, सेक्शन बी से 2 करिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन का चूज करना होता है, ठीक। अब सर आते हैं इस बात पे कि ठीक है, तो हो गया कि ठीक है भाई पेपर कैसा आता है, एंथ्रोपोलॉजी एज अ ऑप्शनल क्यों अच्छा है, हमें क्यों एंथ्रोपोलॉजी एज अ ऑप्शनल लेना चाहिए, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर हम पे क्यों आप भरोसा करें, मोमीशाला के पार्टनरशिप के साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरे पे क्यों भरोसा करें, ठीक। देखिए सर अब हम आपकी कैसे क्या हेल्प करेंगे उस बारे में देखिए। तो सर मेरे को सफिशिएंट एक्सपीरियंस है एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाने का, मैं 3 सालों से एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी जगह जाके पढ़ाया हुआ। अब तो मैंने काफ़ी जगह से नोट्स इकट्ठा करके हर जगह से डायग्राम, स्कॉलर्स, मास फैक्शन आंसर कैसे क्या आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे सक्सेस पाए हुए हैं, ठीक है। तो अब एक बार देखिए कि वाइस, तो सबसे पहली चीज़ तो सर अंडरस्टैंडिंग, ठीक। आप ट्रेडिशनल कोचिंग से इन पे जाएंगे जो बड़े सेटअप होते हैं, लोग सर देखिए ये आपने इस होगा कि सस्टेनेबल डिज़ाइन जो होती है कि एक जगह जाके बंदा थोड़ा सा रुक जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग जब नई एंट्री करते हैं तो आपको एकदम फुल फोर्स के साथ लेके चलेंगे, मतलब यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि कंप्लेसेंट एटीट्यूड, वो बिल्कुल नहीं, एकदम आपको थॉरोली अंडरस्टैंडिंग कराई जाएगी, कंसेप्ट क्लैरिटी कराई जाएगी। इससे क्या रहेगा कि आपका साथ ही साथ आपको याद भी होता चले, ठीक। फिर हर एक टॉपिक में सिर्फ टॉपिक पढ़ाना नहीं, टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, हर एक टॉपिक से पहले कि पास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे थे, उसकी एक पीपीटी आपके साथ शेयर करके फिर उनके आंसर कैसे लिखना था, तो मास फैक्चिंग आंसर सब कुछ, ठीक है। फिर डायग्राम वगैरह, कैसे आपका सारा डायग्राम वगैरह बनेगा, ठीक। डायग्राम के बाद सर आपके ट्रिक्स वगैरह जो भी रहेंगी, हर जगह के एक्रोनिम, ठीक है। और ये सारे अपन एग्जांपल के साथ अभी करके चलते हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह, रिमेंबरिंग वाइल नोट मेकिंग, आप जो नोट बनाएंगे उसके साथ ही आपको याद कराना है कैसा, बियॉन्ड बुक्स अप्रोच कैसे क्या रहेगी। अब ये आपको बताते चलते हैं, ऐसे भारी वर्ड्स नहीं है, आपको पूरा बताते चलेंगे कैसे हम आपकी हेल्प करेंगे। देखिए जैसे हम लोग बात करें सर डायग्राम्स वगैरह की, कहीं भी डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे ये आपका आ गया बेसिस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम, जैसे आपका एक टॉपिक आएगा बेसिस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम, पेपर 2 में शायद 3.2 3.3 रहेगा, ठीक है। तो इंडियन सोशल सिस्टम की बेसिस बताइए, तो उसमें 4-5 हमारे इंडियन सोशल सिस्टम के बेसिस रहते हैं, जैसे 5 तो हमारे यही वाले आ जाते हैं, ब्रह्मचर्य, पुरुषार्थ, वर्णा। तो ऐसे ब्रह्मचर्य का है। अब आप लोग पास में वगैरह कोई भी एक ट्रेडिशनल बुक खरीदेंगे, हर बुक में मेनली एक डायग्राम रहता है, तो हर कोई ये डायग्राम बना के आएगा, बताइए आप क्या अलग करेंगे। तो अलग के लिए हमें थोड़ा सा इसके अप्रोच जाना है। तो हर कोई बोलेगा हाँ भाई ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वनप्रस्थ है, संन्यासा है, 4 आश्रम है, यही हमारा धर्म है, धर्म ऐसे लिख देंगे और सेम डायग्राम, हर कोई सेम डायग्राम बना के आएगा। आप क्या अलग करेंगे, सर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग कर देंगे,
हम ये वाला बना देंगे, ये भी वही है, लेकिन इसमें अब क्या अंतर है, ये सर्कुलर अपॉर्चुनिटी होती है थोड़ी सी, ये भाई ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ। अब हम थोड़ी एक स्टेप बियॉन्ड, कैसे, ब्रह्मचर्य में क्या होती है, आपकी सारी ड्यूटीज टुवर्ड्स टीचर होती हैं, आप सिर्फ गुरु धर्म ये सब फॉलो करते हैं। गृहस्थ आश्रम में आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली होती है, वनप्रस्थ आश्रम में आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी होती है, संन्यासा में आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स होल ह्यूमैनिटी हो जाती है। अब आपने संन्यास लिया, पूरा संसार आपका परिवार है, फिर या तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, और अगर आपने धर्म इस पर कर्मा नहीं किया तो आपका रिबर्थ, और रिबर्थ से आपका फिर से ब्रह्मचर्य चालू होगा। तो ऐसे डायग्राम जो कि आपको ट्रेडिशनल सोर्सेज में नहीं मिलेंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो कैसे मार्क्स फैचिंग डायग्राम्स वगैरह ये, ठीक। और देखिए जैसे पुरुषार्थ आएगा आपका, ठीक है। तो पुरुषार्थ में आपके 4 पुरुषार्थ होते थे कि आप सबने पढ़ा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ट्रेडिशनल सोर्सेज और ट्रेडिशनल कोचिंग्स पे जाएंगे, वो लोग आपको एक ही डायग्राम बताएंगे। यहाँ पे सर कैसे और अलग डायग्राम, जैसे आपको वो बताया, वैसे मेलिनोस्की मॉडल ऑफ नीड्स था, जब आप पढ़ेंगे तो कैसे आप मेलिनोस्की मॉडल ऑफ नीड्स को कैसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। आप मेलिनोस्की के फंक्शनलिज्म में इसकी नीड्स की थ्योरी पढ़ेंगे, कैसे मेलिनोस्की ने जो ट्रिपल टाइम नीड्स की थ्योरी दी थी, कैसे उस ट्रिपल टाइम नीड्स को यहाँ लगाएंगे, कैसे पेपर 1 प्लस पेपर 2 को कंबाइन करके मार्क्स फैचिंग आंसर लिखेंगे। कि पेपर 1 की थ्योरी ऐसा नहीं कि एक ही जगह, पेपर 1 की थ्योरीज का कैसे पेपर 2 में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऐसे मेलिनोस्की मॉडल ऑफ नीड्स के बेसिस पे भी तो हम चारों धर्म को, पुरुषार्थ को अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं, जैसे सबसे नीचे क्या है, फिजिकल नीड, और सबसे ऊपर हमारे क्या रहेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो बोलते हैं कि सबसे पहले लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई करो, फिर आप हाई लेवल नीड्स तक के जाओगे। तो सबसे पहले आपने कामा, जो कि सिर्फ आपकी फिजिकल नीड है, फिर अर्था मटेरियल नीड्स, धर्मा सोशल वर्च्यू, फाइनली आप क्या अटेंड करोगे, मोक्ष, की सेल्फ रियलाइजेशन नीड है। तो पुरुषार्थ मॉडल एज लेवल ऑफ नीड्स, ठीक है। तो तुरंत ये डायग्राम हो गया, और ये डायग्राम इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने आप को सारा बता रहा है। जैसे ये डायग्राम बता रहा है सारा कि भाई धर्म, अर्थ, काम तीनों में इंटरेक्शन होता है। तो आप इसके नीचे जो अपन नहीं बोलते कि आप डायग्राम बनाने के बाद जो इसका थोड़ा सा वो देते हैं अपन नोटिंग्स टाइप की, कि इसका मतलब क्या है, इस एरो का मतलब क्या है कि दे आर इंटरैक्टिंग, ऐसा लिख दीजिए। और डबल साइडेड एरो का मतलब क्या है, दीज इंटरेक्शन लीड्स टू। तो ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया कि भाई जो 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन के कारण सारे धर्म अगर हमने अच्छे से फॉलो किया तो ये लीड्स टू मोक्ष, ठीक। तो ये सारी चीज़ें सर, ये थोड़ा सा आपको स्टेप बियॉन्ड लेके जाएंगे। और देखिए कैसे क्या हेल्प करेंगे। जैसे बेसिस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम, ये टॉपिक आपका चल रहा है, तो अगर आप बेसिस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम देखेंगे तो ट्रेडिशनल बुक्स में क्या बोलेगा, सिर्फ 5 जो हमने पढ़े थे, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋणा, रिबर्थ, कर्मा, बस यहाँ पे। लेकिन ये नहीं होता ना, आगे भी तो आते हैं जो हमारी 3 चीज़ें होती हैं। ऐसे एम एन श्रीवास ने बोला था कि सोसाइटी जो है वो ट्रिनिटी ऑफ 3 ऑर्गेनाइजेशन पे होती है, जॉइंट फैमिली, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, कास्ट सिस्टम। किसी एक में भी चेंज आएगा तो सारी चीज़ें चेंज होगी। इसलिए इंडियन सोसाइटी जो है वो, और क्या, कास्ट, वर्णा, जॉइंट फैमिली, जजमानी, तो ये ऐसे करके, ठीक। तो 3-4 चीज़ों पर और यूज़ होती है। तो ये तो हमने देख लिया सर कैसे हम डायग्राम वगैरह, फ्लो चार्ट वगैरह, जैसे रिबर्थ, बर्थ, लाइफ, रिबर्थ, तो ये डायग्राम से पूरा आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और नीचे संस्कार चक्र, ठीक सर। तो ऐसे करके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। और ये फिर हमने बात की थी कि सर हम आपको पढ़ते हुए साथ, मतलब नोट मेकिंग में हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे आपको याद करने में, वहीं के वहीं, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे ट्राइबल पंचशील करके एक टॉपिक चलता है, तो ट्राइबल पंचशील जैसे आपका पेपर 2 में टॉपिक आएगा ट्राइबल, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन वो आता है कि भाई ट्राइबल तो है, लेकिन ट्राइबल के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो पहले 3 अप्रोच आई थी, इंटीग्रेशन, आइसोलेशन आया था, सिमुलेशन आया था, फिर इंटीग्रेशन आया था। लेकिन फाइनल जो अप्रोच आए थे जवाहरलाल नेहरू के, उसमें ट्राइबल पंचशील। तो हर बार ये 2-3 बार क्वेश्चन नहीं भी आए क्वेश्चन ट्राइबल पंचशील, आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप इसका अपने जीएस के ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको पेपर 3 में अगर आपका सिक्योरिटी वाला ये वाला सारा इश्यूज आता है, ठीक है, कि ये जो हमारा ये चल रहा है रेड लाइट, ये रेड डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं, नक्सलिज्म वगैरह जो चल रहा है हमारा, ठीक है। नक्सलिज्म की प्रॉब्लम मेनली ट्राइबल एरियाज़ में होती है। तो भाई क्यों होती है, क्योंकि आप वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हो, आपको तो लग रहा है आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप वहाँ इंडस्ट्रीज़ खोल रहे हो, आप वहाँ माइंस खोल रहे हो, लेकिन वो लोग का, ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो लोग नक्सलिज्म साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम अपना बदला लेंगे। उसमें आप पंक्चुअल लगा सकते हो कि डेवलपमेंट ऐसा कि ट्राइबल्स उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो डेवलपमेंट अगर ऐसा चाहिए कि ट्राइबल्स उसको एक्सेप्ट करें, तो हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, 5 प्रिंसिपल्स, ट्राइबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो अब 4 आते हैं, हम इसको कैसे वहीं के वहीं याद करें, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, गोरा हाई कोर्ट,
गोरा है, हाई कोर्ट है, कुछ ऐसा इमेजिन कर लिए कि कोई बंदा रेसिज्म वाली बात नहीं होती, ठीक है, तो एकदम लिल करके नहीं किया, तो ऐसे बात करिए कि कोई बहुत गोरा सा वकील है, बहुत कोई गोरा सा जज है, वो हाई कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का वकील है, वो हाई कोर्ट जा रहा है, तो ट्राइबल पंक्चुअल आप गोरा हाई कोर्ट करके याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे एक्रोनिम अपने हिसाब से, तो सारे एक्रोनिम आपको कैसे क्या बनाने सारी बात करेंगे। जैसे गोरा हाई कोर्ट है तो हमने क्या बोल दिया जी, मतलब ट्राइब शुड बी डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन जीनियस, ठीक है। तो ट्राइब उनके जीनियस के हिसाब से ही करनी चाहिए, हमें ऊपर से कुछ चीज़ नहीं थोपनी चाहिए, ठीक, कि भाई नहीं हमने तो टीवी डेवलप कर ली, तुम लोग भी टीवी देखो, ठीक है भाई। अभी उनको टीवी नहीं देखना, अभी उनको फिर क्यों उनको कंज्यूमरिज्म और कमोडिफिकेशन की तरफ हम पुश करें, ठीक। ओन टीम मतलब ये ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में अक्सर देखा गया, जैसे आपने यहाँ से तो डॉक्टर भेज दिए, लेकिन भाई ट्राइबल्स को बाहर वाले डॉक्टर पे भरोसा नहीं, वो तो अपनी शमन पे भरोसा करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं कि भाई ओन टीम, जहाँ तक हो सके ट्राइबल पीपल की खुद की टीम बनाइए, ठीक। तो उनके शमन को भी एक मेडिकल में इंक्लूड करिए कि हाँ भाई अगर ज़्यादा सीरियस है तो आप यहाँ डॉक्टर में आइए, तो ये सब ओन टीम, ठीक। जैसे टीचर्स वगैरह की दिक्कत आती है, आप बाहर से टीचर्स को भेजते हैं, लेकिन टीचर्स उसकी लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देते। वहीं कोई ट्राइबल बंदी अगर वहाँ पे टीचर बनेगा तो वो थोड़ा एफर्ट दिखाएगा कि भाई मेरी सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दूँ, वैसा। तीसरा सर राइट फॉर लैंड, गोरा, तीसरा आर क्या क्या है, राइट फॉर लैंड। तो ये क्या बोलते हैं, जो ट्राइबल लैंड, जो ट्राइबल प्रॉब्लम्स होती है, लैंड एलियनेशन, ये सारी, तो बोलते हैं कि ऐसा ना हो, तो ट्राइब्स के राइट ओवर लैंड वगैरह को हैंडल करके चलिए। ए क्या हो जाएगा, नो ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ ओ से वो कंफ्यूज होता है, ए मतलब नो ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि भाई अपन नहीं होता, जैसे इंडियन गवर्नमेंट 10 पॉलिसीज निकाल देती है, हर एक उसके लिए 10 स्कीमें, लोगों को ही नहीं पता अच्छा 10 में से कौन सी हमारे लिए अच्छी, लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ओवर पॉलिसी मेकिंग, ये सब नहीं, एक रखिए, सिंपल रखिए, लोगों को पूरा समझ में आए। जैसे वन बंधु स्कीम चलाई थी अभी ऐसे ट्राइबल्स के लिए, फिर वन धन योजना चलाई थी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। ऐसी हाईकोर्ट से हमने क्या बोला था, ह्यूमन कैरेक्टर, इन्होंने क्या बोला कि आप इस बेसिस पे जज मत करो कि कितना पैसा खर्च हो गया, कितना क्या हो गया, आप ये देखिए ह्यूमन कैरेक्टर कितना डेवलप हुआ है, वो सारी चीज़ें, ठीक। तो सर ऐसे एक्रोनिम वगैरह आपकी हेल्प करेंगे। और जैसे कई बार आता है मेंडेलियन, ठीक है। फिर आप जैसे जेनेटिक्स वाले में पढ़ेंगे सर मेंडल लॉस, ठीक है, तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ेंगे, तो उसको कैसे याद रखें। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं किसको पहले लिखें किसको लिखें, तो उसने 2 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके बेसिस पे 5 लॉ दिए थे, ठीक है। तो आप लोग कैसे कैसे एग्जाम दे, आपको पता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम होता है, आपको पता है आईएएस का एग्जाम होता है, तो ऐसे एक्रोनिम बना लिया। मैंने बनाया था यूसीडीएस एग्जाम और आईएएस, तो आप यूसीडीएस ई और आईएएस ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्रोनिम आ जाएगा आपका यूसीडीएस ई एग्जाम और आईएएस, ठीक है। तो आप सीडीएस एग्जाम और आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं ऐसे करके। तो यूसी से मिलके क्या हो जाता है सर, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, ठीक है, वन जीन फॉर वन कैरेक्टर। डी से लॉ ऑफ डोमिनेंस, एस से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ई से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, आईएएस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो 4 लॉ थे, ये 4 लॉ इसने कैसे दिए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, और ये वाला लॉ कैसे दिया था सर, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस। तो अभी बस ठीक है, सारी चीज़ अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस आपको बता रहे हैं हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे, कैसे आपको हमारे से फायदा होगा, ठीक। ये रहा, ठीक है, जब हमने पंचिल देखा। फिर सर सर्कुलर प्रो डायग्राम वगैरह ऐसा कि जैसे आप ट्राइबल प्रॉब्लम पढ़ोगे, आपका अभी ये सिलेबस देखेंगे, आपके सिलेबस में सारी चीज़ लिखी होंगी प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखिए कैसे, ठीक है। हमारा पेपर 2 हो गया। जो अभी अपन सारी बात कर रहे थे सब वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, कर्मा, ऋणा, रिबर्थ, तो यहाँ पे बस 5 है, लेकिन जब आप डायग्राम बनाएंगे तो हमने क्या बात की थी, बात किए थे ना कि आप ऐसे 5 वाला तो बनाएंगे वर्णाश्रम, पुरुषार्थ वगैरह, उसके बाद में जॉइंट फैमिली, कास्ट सिस्टम, वर्णा मॉडल, जजमानी सिस्टम, 4 और आपको लिखने, इंडियन सोशल सिस्टम। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है बेसिस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम 15 मार्क्स में, तो ये सब लिखना है आपको, ठीक है। ठीक, जैसे ऐसा प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, तो इन्होंने तो सारी ऐसे प्रॉब्लम देखी, लैंड एलिनेशन, पॉवर्टी, इंडेप्टनेस, लो लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ न्यूट्रिशन, इन्होंने बस ऐसा प्रॉब्लम दे दिया, एक एक प्रॉब्लम ले दिया, हर एक प्रॉब्लम पे कई बार 15-15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। या फिर कई बार आपका क्या दे देते हैं, जैसे 9.2 आपका ट्राइबल वाला जो सेक्शन है पेपर 2 में, ठीक, तो कई बार आपको क्या दे देते हैं, सिर्फ
सीधे प्रॉब्लम ट्राइबल कम्युनिटीज़ और एक 15 मार्क्स का दे दिया। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई एक ही में कैसे लिखे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, हर एक प्रॉब्लम पे 2-2 ढाई पन्ने के नोट्स आए थे, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, अभी सारी प्रॉब्लम्स थी, आपने देखा तो सर सारी प्रॉब्लम लिंक्ड होती है। लिंक्ड कैसे होती है, तो ट्राइबल्स की सारी जो प्रॉब्लम है ना सर, वो आपकी चालू होती है यहाँ से, लैंड एलिनेशन, पॉवर्टी, इन सब से आपकी दोनों प्रॉब्लम चालू होती है। ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ट्राइबल्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ट्राइबल्स पुअर हैं। क्यों, बेसिकली वो लोग पुअर नहीं है। पॉवर्टी, अब आपको पता है क्या, आपने जीएस थ्योरी में शायद पढ़ा होगा कि पॉवर्टी एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म है मतलब, आप एक बात बताइए, क्या जब से इससे पहले कि जब ट्राइबल्स जब मेन इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड थे, क्या इससे पहले वो पुअर थे, उससे पहले वो लोग गरीब नहीं थे। क्यों गरीब नहीं थे, क्योंकि भाई वो लोग तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, उनकी सारी लाइफ फॉरेस्ट पे रहती थी, वो अपना पत्ते ओढ़ते थे और अपना खाना पीना सब वहाँ से निकालते थे। जब आपकी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी वहाँ चली गई, पैसे वाली इकोनॉमी, तब उनको पता चला अच्छा भैया पैसे मैटर करते, अब हम गरीब हो गए। जब तक पैसे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक क्या अमीर क्या गरीब। तो पॉवर्टी के चक्कर में क्या होगा ना सर, कि पॉवर्टी आई, पुअर थे तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है पैसे उधार ले लेते। अब देखे कि मनी लैंडर्स वगैरह आ गए, तो इंडेपेंडेंट्स आ गई वहाँ पे। मनी लैंडर से पैसे उधार ले लिया, पैसे देने के लिए नहीं है, मनी लैंडर क्या बोलेगा, ठीक है मैं तेरी जमीन झड़प लूंगा, लैंड एलिनेशन हो गया। अब भाई ट्राइबल्स को एक ही तो चीज आती थी उनको, या तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता था या खेती करनी आती थी। अब लैंड एलिनेशन, अब लैंड ही चली गई जिसपे खेती नहीं करेंगे, तो अब वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड हो गया, कुछ बचा नहीं तो बहुत कुछ हुआ, तो बॉन्डेड लेबर बन जाएंगे कहीं पे। ठीक है, बॉन्डेड लेबर बन गए तो अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, बॉन्डेड लेबर, इन सबके कारण उनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे। अगर तबियत खराब होगी तो लो हेल्थ, एजुकेशन नहीं ले पाएंगे तो लो हेल्थ आउटकम, लो एजुकेशन आउटकम। इन सब के कारण क्या जाएगा, वीक लेबर फोर्स, कोई ना उन्हें अब एम्प्लॉयमेंट रखेगा ना कुछ, तो लो एम्प्लॉयबिलिटी, तो फिर से पॉवर्टी। तो ऐसा, तो अपन पूरी अंडरस्टैंडिंग कैसे लेके चलेंगे सारी प्रॉब्लम्स इन सब की। ठीक है, तो सारी डायग्राम्स आपको कैसे क्या चीज़ें लिंक्ड हो रही हैं वो सारी चीज़ें। ठीक, तो ये सर हमने देखा कि हम आपको कैसे एक्रोनिम, कैसे ये सब इसमें हेल्प करेंगे। फिर जैसे डायग्राम्स वगैरह की बात करते हैं, जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी जो हमारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में सारा आएगा, तो सर डायग्राम कैसे क्या बनाने, हर एक चीज़ का सारे डायग्राम से, ये हमारा रहेगा ह्यूमन का, ठीक है, ये हमारा रहेगा ह्यूमन का, ये हमारा रहेगा एप का डायग्राम। तो डायग्राम कैसे क्या बनाना है, आपका भी ऐसे स्कल्स दिख रहे होंगे कैसे बनाने। ठीक, सारे डायग्राम विथ प्रॉपर लेबलिंग वगैरह से, फीमर बोन, ये सारा जो हमारा होता है कि स्केलेटल सिस्टम जब बाइपेडलिज्म आया था तब क्या क्या चेंजेस हुए थे। ठीक, ये वाला देखते तो सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से, बच्चे डरते क्या रहे, तो बायो वाला पार्ट है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसको कैसे टैकल करेंगे, तो अपन पूरा टैकल करेंगे सारे कंसेप्ट के साथ। डायग्राम्स वगैरह कैसे बनाने, तो बहुत सिंपल है, जैसे आप जी बनाते हैं, जी बस जी ध्यान रखिए। अब आप अपने हिसाब से चूज़ करिए कि आपका राइट हैंड है आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो दो बताते, पहले इंसान की खोपड़ी का डायग्राम, अगर हम स्कल का डायग्राम देखें, ये आया ऐसा आया, ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया, यहाँ पे आँख का एक आ गया, एक नाक का आ गया आपका, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2 मिनट, ठीक है, कोई आपका ऐसा आँख का आ गया, कोई आपका नाक का आ गया, ठीक है, इसको ले लिए, ये आपका दांत का आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा करके बना सकते हैं साइड। तो आप चूज़ कर लिया, या तो आप जी साइड ऐसा बना के इस साइड वाला चाहते हैं, या फिर आप ऐसे वाले भी बना सकते हैं। ये हो गया, ये नाक हो गया आपकी, चिन्ह हो गई आपकी, ये आप ऐसे ऐसे ऊपर ले आए, अब ये यहाँ से आप इसको ऐसा कर दिए, ये आपका यहाँ आके ऐसा मिल गया, तो ह्यूमन स्कल। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाने, तो हैंड चूज कर लिए इस साइड, तो सारे डायग्राम के सारे स्कल्स के साइड, जैसे मेरे को राइट हैंड साइड वाले में कंफर्टेबल होता है, यहाँ फेस राइट हैंड साइड, तो मैं सारे डायग्राम उस हिसाब से बनाए। ठीक है, फिर जैसे बहुत सारे नाम आते हैं आपके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल, इरेक्टस, सब में अंतर क्या था, देखिए एक ही जगह पे सारा लिख के आपको सारा सबके नाम क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैबिलस, इरेक्टस, निएंडरथाल, रोटेशन, अंतर क्या क्या है सर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का बनाना है, आप आई बोरेज बड़ी बना दिए, फिर ऐसी एक नाक बना दिए, फिर ऐसे सामने फेशियल प्रोग्नेथिज्म, मतलब चेहरा थोड़ा आगे घुसा रहता है, फिर ये आप बड़ा सा बना दिए, फिर ह्यूमन से ऐसा बड़ा सा जॉ बना दिए, और इसका सर बनाना तो ऐसा कुछ करके बना दीजिए। ये देख रहा, इंसान वाले में इसमें क्या था, इंसान में पूरा जी बनता है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें ऐसा सर ऐसे पीछे एक्सटेंडेड रहता है। ठीक, फिर निएंडरथाल और इरेक्टस में क्या आएगा, सर अब दिमाग बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो आपका सर बड़ा चाहिए रहेगा, फिर वही चीज़ आई बोरेज ऐसे बना दिए, नाक बन गई, ये फेशियल प्रोग्नेथिज्म हो गया, ये हो गया,
फिर ये पीछे आए, ये हुआ, ये अब यहाँ पे क्या है सर, बस ऐसा नहीं आएगा यहाँ पे सर, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ जो हमारा होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस आएंगे, इनके केस में थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब सर हमारा ऐसा आ जाएगा। फिर अब इनकी एक प्रॉपर्टी होती है होमो इरेक्टस की, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर ऑसिपिटल। तो यहाँ पे ये ऐसे वाले एंगुलर हो जाएगा, तो ये चीज़ है। फिर ये आपकी आँख हुई, तो ये आपका क्या हो गया, इरेक्टस। वैसे आपका नियंत्रथाल में अब क्या अंतर आएगा, बस नियंत्रथाल में एंगुलर ऑसिपिटल खत्म हो जाता है, यहाँ पे एक ऑसिपिटल टोरस आ जाता है, ये वाली चीज़, ठीक है। यह जाती है न्यूट्रल क्रेस्ट आ जाती है। तो इसमें क्या, इसमें दिमाग और बड़ा हो जाएगा, वही चीज़ थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, ये जो है ना थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, और फिर ये आ जाता है, ये नीचे ऐसा भाग, बस ये। तो अंतर क्या है चीज़ों में, वहीं के वहीं थोड़ा डिफरेंस तो करते हुए याद करके चलना, ये सारी हमारी स्पेशलिटी रहेगी सर कोर्स की, ठीक। जैसे एवोल्यूशन वाला रहेगा। अब आप लोग सोचेंगे सिर्फ भाषण वगैरह पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, हो जाएगा, एक ही बुक में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं होगा ना। इसे एवोल्यूशन वाला डायग्राम आपको कहीं मिलेगा नहीं, भाष में इस चीज़ की बात ही नहीं करता। जैसे डायोपिथेकस आया, फिर शिवापिथेकस आया, ओरेंगटम। फिर सर एक क्वेश्चन आता है कि भाई बंदर से इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो हम बोलते हैं कि 6 to 8 मिलियन ईयर हो मियोसिन पीरियड में हुआ था। बट सर एक दिक्कत है कि एक 2.5 मिलियन ईयर्स का एक गैप है ह्यूमन एवोल्यूशन में। यहाँ से जो डायोपिथेकस से गिबन एबन और गोरिल्ला चिंपैंजी बने थे, ये वाला जो गैप है ना, इस गैप के हमारे पास कोई फॉसिल नहीं है, तो 2.5 मिलियन है आपको कहीं भी। उसके बाद यहाँ से हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन ऑस्ट्रेलोपिथेकस से चालू कर देते हैं। इससे पहले मंकी से हमारा क्या रिलेशन था एप से, वो हमें नहीं पता, क्योंकि इस बीच के कोई फॉसिल नहीं मिले। तो 2.5 मिलियन है, तो कहीं भी ह्यूमन एवोल्यूशन का क्वेश्चन आए, आप आराम से डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, ये चीज़ें, ठीक है। फिर जैसे फ्लो चार्ट वगैरह की बात करते हैं, ठीक। जैसे नेचुरल सिलेक्शन की बात आती है कई बार कि नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे इवोल्यूशन आपका कैसे क्या होता है। अब ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी ट्रेडिशनल बुक में, वहाँ से ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाए थे कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा है, तो उस हिसाब से मैंने अपने 2 बनाए थे और फिर उस बेसिस पे ये दिया था आपको, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन हर जगह आपको थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है भाई, नेचुरल सिलेक्शन है, ये है नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने दिया था, ये दिया था, लेकिन भाई नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करता है। आपके पास अभी भी ट्रेडिशनल बुक होंगी, आप आराम से वीडियो देख के नेचुरल सिलेक्शन का आपकी ट्रेडिशनल बुक का खोलेगा, फिर बताइएगा आपको अंडरस्टैंडिंग कैसी क्या है, किससे ज़्यादा अच्छी मिली, ठीक है। तुरंत कंपेयर करिएगा और फिर खुद ही जज बनिएगा इस चीज़ के। तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, नेचुरल सिलेक्शन है क्या। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने ऐसा बोला था कि एक प्रोसेस है जो कि एक्ट करती है फिनोटाइप्स पे, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो सबसे पहले प्रोसेस चालू कैसे होती है, ठीक। तो वो क्या बोलता है सर, सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म एक डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन में मूव किया, ठीक है। तो मान लीजिए पहले वो एनवायरनमेंट 1 में रह रहा था, अब वो एक नई जोग्राफिकल कंडीशन में चल गया। नई जोग्राफिकल कंडीशन में गया तो वहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो जब वो नए एनवायरनमेंट E2 में गया तो उस एनवायरनमेंट का कुछ स्ट्रेस आएगा उसके ऊपर, ठीक है। एनवायरनमेंट के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो 2 टाइप के मॉडिफिकेशन कर सकता है, या तो वो अपने अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कुछ करेगा या फिर कुछ मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है, मतलब जीन्स के लेवल पे या फिर अपनी बॉडीली फीचर्स के लेवल पे तो कुछ अडाप्टेशन करेगा। इन फिनोटाइपिक अडाप्टेशन पे नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा। फिर नेचुरल सिलेक्शन चूज करेगा कि भाई कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि आपकी सर्वाइवेबिलिटी को यूज करता है, उस फीचर्स को बढ़ा देगा, उस बेसिस पे सब स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेस, ठीक। कैसे हुआ सर, देखिए जैसे हम नहीं बोलते एप थे, ठीक है, तो एप ही थे, तो एप 4 प्रकार के होते हैं सर, गोरिल्ला भी है, ओरेंगटन भी है, गिबन भी है, ठीक है। तो गिबन जो बोलते हैं ना, ये आपके कोर्स में एप भी आएंगे, तो गिबन को हम क्या बोलते हैं, गिबन ब्राचिएशन और ये इन सब के लिए ज़्यादा वो यूज़ होता है, और गोरिल्ला और इनको क्या बोलते हैं लोग, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए। तो दोनों एप थे। अब क्या हुआ, एप की कुछ जो थी वो ट्रीज पे चली गई और कुछ जो थे वो ग्राउंड लेवल पे रह गए। तो जो ट्रीज पे गए वो क्या बन गए सर, ओरेंगटन। तो ओरेंगटन के बॉडीली फीचर ऐसे डेवलप हुए कि हाथ एकदम थ्रू ब्राचिएशन बिहेवियर वगैरह, हाथ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ग्राउंड वाले कौन से, तो ये आ गए जैसे चिंपैंजी, हमारे गोरिल्ला, तो इनका विकास उस हिसाब से हो गया। ये लोग क्वाड्रूपेडल चलने लगे क्योंकि ग्राउंड पे चलना था तो 4 पाँव के हिसाब से यूज़ करके चलते, जिसमें गोरिल्ला को हम क्या बोलते हैं, नकल वॉकिंग, ऐसा वाला, ठीक। तो इस पे नेचुरल सिलेक्शन ने काम किया कि भाई ओरेंगटन को ट्रीज के हिसाब से कुछ चाहिए था, गोरिल्ला को ग्राउंड के हिसाब से चाहिए था। तो उन्होंने एक एक डोमिनेंट कैरेक्टर देखा, तो गोरिल्ला के जो हाथ थे, नकल थे, एकदम हार्ड कर दिया ताकि वैसे ज़मीन पे ऐसे रख के चले तो उसको असर नहीं पड़ना चाहिए। ओरेंगटन की उंगली वगैरह ये सब एकदम ऐसा हुक फीचर आने लगा ओरेंगटन सीमांग का, ताकि एकदम ट्रू ब्राचिएशन बिहेवियर, ऐसा हुक बना के एक डंगरना से दूसरी डंगरना, उस बेसिस पे ये सब स्पीसीज बनती गई सर। तो गोरिल्ला बन गया एक जगह, ओरेंगटन बन गया, तो ये सब स्पीसीज बन गए विद इन एप्स, ठीक है सर। तो वही चीज़ नेचुरल सिलेक्शन है,
वो फेवरेबल फिनोटाइप पे एक्ट करता है, जो सर्वाइव हो जाते हैं वो अपनी जीन पास करेंगे और नई रेस का फॉर्म होता रहेगा। तो ऐसे हर स्टेप पे फ्लो चार्ट आपका थ्योरी रहेगी, थ्योरी के साथ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट ही आपका कम से कम नहीं तो 2 पैराग्राफ के बराबर का है। ये फ्लो चार्ट बना दिया, एग्जाम को समझ में आएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, ट्रिक्स कैसे यूज करेंगे अपन, जैसे जब आपका रेशियल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आएगा तो उसमें सर डर्मेटोग्लाइफिक्स वाले के बेसिस पे, मतलब कि डर्मेटोग्लाइफिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ पाम एंड रिजेस वगैरह। तो डर्मेटोग्लाइफिक्स के बेसिस पे आप कैसे रेसेस को क्लासिफाई करेंगे, तो 3 मेजर रेसेस की स्टडी करके, नेग्रोइड, मोंगोलाइड, कॉकसाइड। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं सर, नेग्रोइड के में उंगलियों में ना ज़्यादा आर्चेस होती हैं। आर्चेस कैसे, ऐसे वाले फीचर्स। वोल्स देखा होगा आपने अंगूठे में ऐसा, वो तो मंगोलाइड में वोल्स होते हैं, कॉकसाइड में लूप होते हैं। सर कैसे याद रखेंगे ट्रिक, जैसे नेग्रोइड है तो एन है, एन और ए को कैसे बना सकते हैं, ए भी ऐसा होता है, बस ये वाली डंडी यहाँ लगा रहती है ए, तो हम क्या बोले सर, नेग्रोइड में आर्चेस ज़्यादा होती है। फिर मंगोलॉइड है, एम को उल्टा डब्लू बना दिए तो मंगोलॉइड में वोल्स ज़्यादा होते हैं। बचा क्या, कॉकसाइड में लूप खत्म। इसे ऐसे लगे क्लोज लूप, कॉकसाइड लूप। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी ट्रिक्स चलेंगी हमारी। ठीक, फिर डायग्राम्स वगैरह, जैसे हमने अभी आपके क्वेश्चन देखा था, पेपर 2 में आया था आपका गुहा का क्लासिफिकेशन। ठीक है, गुहा रेशियल क्लासिफिकेशन देखिए, गुहा रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, याद था आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये आप देखेंगे सर, ट्रेडिशनल वगैरह सबकी भाषा वगैरह बुक में दी ही नहीं है, तो आप सिर्फ यही बुक के हिसाब से ये सब नहीं कर सकते सर। ठीक है ना, तो आपको उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। बिल्कुल खरीद लीजिएगा थोड़ा सा रेफरेंस मटेरियल के लिए, लेकिन थोड़ा सा बियॉन्ड अप्रोच, मार्क्स के लिए हमें थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। तो ऐसे डायग्राम्स देखिए, जैसे अगर आपसे रिजले क्लासिफिकेशन पूछेगा, ठीक है, जैसे हमारा गुहा का क्लासिफिकेशन हो गया सारा, गुहा का सारा क्लासिफिकेशन का शॉर्ट में, अच्छा भाई 6 में किया था, नेग्रोइड, पोटोस्टलॉइड, मंगोलॉइड, मेडिटेरियन, वेस्टर्न, नॉर्डिक्स, ये सब। ठीक है, फिर इसका डायग्राम पूरा अपन ऐसे हर जगह डिस्कस करेंगे, रिजले के क्लासिफिकेशन का डायग्राम कैसा क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सर हमको थोड़ा सा अलग बनाएंगे दूसरों से, और यही सारी चीज़ें आपको मार्क्स फैचिंग आंसर इन सब में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमने बात की सर कि वाई टू बिलीव ऑन अस। ठीक है, तो अगर आप हम पे भरोसा करते हो, अपनी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी और सक्सेस एकदम गारंटीड रहेगी, क्योंकि आपका आंसर एकदम लोगों से चमकेगा, अलग ही चमकेगा। ठीक है, तो एक बार बुक्स की बात कर लेते हैं, भाई कौन कौन सी बुक्स चाहिए हो सकती है एज अ रेफरेंस इन सब चीज़ों के लिए। जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पीनाथ रहती है सर, बेस्ट बुक है, गाइडेड बुक है। भासपे ने पूरा इसी से कॉपी किया। अभी भासपे पे केस हुआ था तो उनको बुक भी छोटी करनी पड़ी थी, पीनाथ ने कॉपीराइट का केस किया था। ठीक, तो बेसिक बुक यही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, करीब काफ़ी मोटी, इतनी मोटी कुछ बुक है, और ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इतनी अपने एग्जाम के लिए हमको नहीं चाहिए, हमें उससे सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। अगर कोई ऐसा रेफरेंस चाहिए रहेगा तो बेस्ट है, इससे सिर्फ आप डायग्राम्स वगैरह चेक कर सकते हैं, वो भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको सारे डायग्राम, सारी थ्योरी, सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी भाई एम्बर एंड एम्बर होती है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन सब के लिए। ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाला जो टॉपिक है, मैरिज, फैमिली, किनशिप, डिसेंट, सोसाइटी क्या है, सोशल ग्रुप क्या है, इन सब चीज़ों के लिए आप लोग मजूमदार एंड टी एन मदन की बुक आती है। ठीक, अगर आपको बुक कलेक्शन का शौक है तो नहीं भी करना है तो सर यहाँ पे जो नोट्स वगैरह है वो बहुत सफिशिएंट रहेगा, जितना आपको डिक्टेट किया जाएगा, सारे डायग्राम दिए जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट जो होता है, हमारी थ्योरीज, इवोल्यूशन क्या था, क्लासिकल इवोल्यूशन, फंक्शनलिज्म, ये सब चीज़ें, तो ये आप मक्खन झा की बुक आती है, अच्छी बुकें ले सकते हैं। फिर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, जो भी हमारा पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका नदीम हसनैन सर की काफ़ी अच्छी बुक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी नदीम हसनैन और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन। ठीक है, ये 2 बुक आप देख सकते हैं। फिर खाका कमेटी रिपोर्ट आ जाएगा, ट्राइबल जहाँ भी पढ़ेंगे आपको खाका कमेटी रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। देबाग कमीशन, खाका, ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको हर जगह लिखनी पड़ेगी। ये हुई सर हमारी स्टैंडर्ड बुक जो कि लेते हैं। सारी बुक मत ले लेना, ज़रूरत नहीं है इतनी, ये बस आपको नॉलेज के लिए बता दे कि हाँ भाई ये बुक्स हैं। ठीक है, लेकिन जितना भी यहाँ पढ़ा जाएगा उतना बहुत सफिशिएंट रहेगा। और फिर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो हैं, शॉर्टकट बुक्स जैसे भास्कर सर की जो आती है एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड, वो रेफरेंस के लिए। अब मुनिरत्तम सर के नोट्स वाली जो बुक आती है पेपर 2 के लिए, काफ़ी अच्छी है वो। ठीक है, तो ये तो आप प्रेफर कर सकते हैं।
फिर सर एंथ्रोपोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये तो पढ़ना हो गया, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं? हमें ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे। सिंपल सी बात है भाई, हमको एग्जाम निकालना है, हमको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी तो सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट आता है आंसर राइटिंग, क्योंकि आपको मार्क्स तो आंसर राइटिंग पे मिले ना। आप तो उसके सामने नहीं बैठे, वो आपका इंटरव्यू तो लेने नहीं वाला कि भाई तुमको कितना नॉलेज है, एक एक टॉपिक पे आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, आपको आंसर लिखना, आपको आंसर कॉपी आपका सेलिंग पॉइंट है। आपको उसको आंसर दिखा के अपने आप को बेचना है कि भाई मैंने इतना अच्छा लिखा है, मुझे ज़्यादा मार्क्स दिए। अब ज़्यादा मार्क्स कैसे देगा जब थ्योरी सब सेम लिख रहे हैं? तो जो बात हमने की, फ्लो चार्ट, डायग्राम, केस स्टडीज, स्कॉलर्स का नाम, ये सारी चीज़ें जब आएंगी, ठीक है, तो आंसर राइटिंग कैसा? सो सबसे पहले मार्क्स मैचिंग आंसर। सर आंसर राइटिंग जब भी करेंगे ना, आप बस आंसर रटने की कोशिश करते लोग, अक्सर देखा है दिक्कत है। वहीं पे अगर आप सब हेडिंग्स के थ्रू याद करें तो सारी चीज़ें अपने आप चलती हैं, ठीक। कैसे? जैसे हमने सारी बात की थी इंडियन सोशल सिस्टम, हमने ये सारी बात की थी सर, वर्णाश्रम वगैरह, ठीक है। अपन इसी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, तो ये एक बात देख लिया, ठीक है। जैसे हमने बोला सर वर्णाश्रम है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ठीक है भाई, वर्णाश्रम क्या है, ठीक है। दोनों की शायद ये होगा तो अभी अपन इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, यहीं से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे वर्णाश्रम की बात चल रही है, ये चेंज कर लेते, नहीं तो सेम कलर हो जाएगा, ठीक है। वर्णाश्रम की बात चल रही है, हमें पता है भाई 4 टाइप के वर्ण आश्रम्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो बस सब हेडिंग याद के लिए सर आंसर अपने आप बनते जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलते हैं कि ठीक है भाई, वर्णाश्रम क्या है? आश्रम लाइक 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। कौन सी 4 स्टेज हैं? जब बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, तब तक ब्रह्मचर्य, अगली स्टेज क्या है? गृहस्थ, अगली स्टेज क्या है? वानप्रस्थ, अगली स्टेज क्या है? मोक्ष वगैरह, ठीक। तो इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके आपने क्या हेडिंग डाल दी कि भाई ये आए कहाँ से। तो जैसे कि ये इनका पहला कौन से उपनिषद में इनका वो हुआ था, वीपी केन ने अपनी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में इनके बारे में क्या बोला है, तो एक स्कॉलर का नाम आ गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद फिर हम इनके कंसेप्ट पे जाएंगे कि भाई ये आश्रम सिस्टम है क्या। तो आश्रम सिस्टम में पूछा था कम्युनिटी रियलाइजेशन में हेल्प करता है। ये हमें क्या बताता है? 4 स्टेशंस ऑफ लाइफ। कोई भी जो लाइफ है 4 स्टेजेस से जाती है, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे? हर एक के कंपोनेंट का स्टडी करेंगे, हर एक कंपोनेंट। तो एक बार थोड़ा सा ब्रह्मचर्य के पॉइंट, थोड़े से गृहस्थ के पॉइंट, थोड़े से वानप्रस्थ के पॉइंट, थोड़े से संन्यासा के पॉइंट। अब इसमें भी क्या याद करना है? तो आप अगर एक पैटर्न बना के चलेंगे तो हमको हमेशा याद रहेगा। हर एक जो स्टेज है उसमें आपको 3 चीज़ें याद करनी है। जैसे ब्रह्मचर्य है तो इसमें 3 चीज़ें याद करनी। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि सर इसमें एंट्री कैसे होती है? ERD बस याद रखिए, रूल्स एंड देन ड्यूटीज़। हर एक स्टेज में एंट्री, रूल्स, ड्यूटीज़, ठीक है। ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य में एंट्री कैसे होती है? हम बोलते हैं सर सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, उपनयना संस्कार, आपकी एंट्री होगी। रूल्स क्या है इस स्टेज के? तो इस स्टेज के रूल्स क्या है भाई? कंप्लीट सेलिब्रेसी रहेगी, ठीक। कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं, कोई ये गर्लफ्रेंड वाला चक्कर नहीं। फिर आपको गुरु धर्म, ये फिर आपके रूल्स क्या रहेंगे? आपको भीख मांग के खाना रहेगा ताकि आपकी सेल्फ स्टीम वगैरह चलिए। आपको अपने आप को सिर्फ नॉलेज के लिए निछावर करना पड़ेगा। तो ये सारे रूल्स हैं इस स्टेज के। ड्यूटीज़ क्या है कि भाई आपको इसमें ओनली धर्म फॉलो होगा, अर्थ काम इसमें फॉलो नहीं होगा। आपके इसमें डिफरेंट धर्म, गुरु धर्म, सखा धर्म, ऐसे समझ रहे? एंट्री, रूल और फिर ड्यूटीज़। सिमिलरली गृहस्थ आश्रम में क्या रहेगा? इसमें भी एंट्री, रूल, ड्यूटी। एंट्री कैसे होगी? शादी से। तो यहाँ पे सेरेमनी ऑफ मैरिज। रूल्स इसमें क्या है भाई? गृहस्थ आश्रम के सारे रूल्स, आपको अपनी फैमिली को ये सब करना रहेगा, उसका भरण पोषण हो, सारी चीज़ें, फैमिली को आगे लेके जाना, रिप्रोडक्शन, सारी चीज़ें। फिर ड्यूटीज़ आपकी क्या रहेंगी भाई? गृहस्थ आश्रम में आपको सारे ऋण पे करने होते हैं, ठीक है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये सारी चीज़ें। तो गृहस्थ। सिमिलरली वर्णाश्रम, संन्यासा। तो ऐसे करके तो फिर हमने क्या कर दिया? कंपोनेंट। तो 4 हेडिंग होगी, सब हेडिंग, इंट्रो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर कंसेप्ट क्या था, फिर सारे जो कंपोनेंट है मतलब, या फिर 4 स्टेशन। फिर उसके बाद आप डायग्राम बना देंगे, ठीक। डायग्राम के बाद अगली हमारी सब हेडिंग क्या जाएगी कि ठीक है ये सब तो हो गया, अब प्रेजेंट फॉर्म क्या है, या उसके बाद क्या देते हैं? रेलिवेंस देख लीजिए। रेलिवेंस क्या है इनका
भाई ये हमारा बेसिस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम है, ये हमारा बेसिस ऑफ इंडियन एथिकल सिस्टम है, ये हमारा रेगुलेट करता है बिहेवियर को। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं बोलते कि भाई ये क्राइम मत कर नहीं तो जेल हो जाएगी, ऐसे क्या बोलते हैं क्राइम मत कर नहीं तो पाप पड़ेगा। पाप पड़ेगा मतलब दे फियर ऑफ दिस सोशल सिस्टम कि भाई धर्म करना है, अधर्म नहीं करना। ठीक है, वो चीज़। तो करेंट रेलिवेंस क्या है, फिर रेलिवेंस के बाद क्या अभी ये चीज़ ऐसी एग्जिस्ट करती है, तो नहीं भाई ये चीज़ अंडर चेंज है। तो फैक्टर्स ऑफ चेंज, क्यों आजकल कौन जाता है बताओ मेरे को संन्यास लेने, बहुत कम। आजकल गृहस्थ जीवन चालू होता है, खत्म ही नहीं होता, लोग शादीशुदा ही मर जाते, कोई वनप्रस्थ संन्यास नहीं लेता। तो ये क्या है, चेंज हो रहा है। फिर इसके फैक्टर क्या है, क्यों भाई मोनेटाइज इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोनेटाइजेशन, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंज। अब जैसे चेंजेस है, कुछ भी आपको करना है, अभी इसकी ट्रिक बताएंगे। रेलिवेंट हो गया, फैक्टर्स ऑफ चेंज हो गया, फिर आप इसमें क्या कर दिए, कंक्लूजन लिख दिए, फाइनल। देखिए सब हेडिंग, सिर्फ सब हेडिंग करते करते सेम चीज़ आप पुरुषार्थ पे भी सेम चीज़ रहेगी। पुरुषार्थ का इंट्रो कंसेप्ट, उसमें कंपोनेंट में ब्रह्मचर्य वर्ण इसके बजाय धर्म अर्थ काम मोक्ष जाएगा, उसका डायग्राम रेलिवेंस फैक्टर ऑफ चेंज कॉम्बिनेशन कंक्लूजन। ठीक है, तो ऐसे करके आएगा। जैसे फैक्टर ऑफ चेंज भी, तो हर जगह ऐसा नहीं कि आपको हर जगह अलग अलग चेंज स्टडी करना है, हर जगह जैसे 2-3 मॉडल आप याद रखिए, हर जगह आपको काम आएगा। जैसे हम बोलते हैं स्पर्म मॉडल, ठीक है, मैं क्या बोलते हैं इसको, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, एम फॉर मल्टीलेटरल सर। ठीक है, मल्टीलेटरल मतलब कुछ भी आ जाएगा। सोशल, जैसे मैं बोल दूं कि फैक्टर्स ऑफ चेंज क्या है, तो सर सोशल चेंज क्या है भाई, सोसाइटी चेंज होगी, वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी हो गई है। ठीक है, सोशल नीड्स अब अलग होगी। पॉलिटिकल चेंजेस क्या है, डेमोक्रेसी वगैरह आ गया है, अब वेलफेयर स्टेट आ गई है। ठीक है, पॉलिटिकल। इकोनॉमिकल चेंजेस क्या आ गए, फैक्टर ऑफ चेंजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। रिलीजियस चेंजेस क्या आ गया, रिलीजियस सेकंड पोजीशन आ गया है, मतलब अर्था इज प्रेफर्ड ओवर धर्मा। तो अब अर्था ओरिएंटेड काम सारे होते हैं, मतलब हर चीज़ इकोनॉमी फेवर करती है, पैसा किससे आ रहा है, रिलीजन नहीं करना। वैसा मल्टीलेटरल कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप हम बोलते हैं कि इफेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल पे या इस पे, तो सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, इकोनॉमिकल क्या पड़ा, रिलीजियस क्या पड़ा। मल्टीलेटरल में क्या आ जाएगा, आर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ट्राइबल आर्ट पे, ट्राइबल की लैंग्वेजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ट्राइबल के डांस और उनके कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनकी यूथ डॉर्मेट्रीज जो थी उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। देख रहे हैं, बस ऐसा आपको याद करना है स्पर्म मॉडल। तो अपन जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते हैं सारी ट्रिक्स ऐसे बताते हैं कि नहीं भी समझ में आए तो भी एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे ऐसे SPRM ऐसे करके, मतलब आंसर एकदम स्ट्रक्चर होते जाता है, तभी मार्क्स रहेंगे। और डायग्राम और इन सबसे तो अपन फिलअप करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने बात कर ली सब मार्क्स फैचिंग आंसर। तो ये हमने पहले बात क्या करी कि सब हेडिंग्स वगैरह से कैसे। सर ये नॉर्मल एक आपको वो बता रहा हूँ जो कि GS ऑप्शनल हर जगह आपका काम आएगा, कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एड्रेस द नीड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की नीड को एड्रेस करिए, एकदम बीट अराउंड द बुश ने एकदम एड्रेस द नीड ऑफ द क्वेश्चन। फिर हमने डायग्राम्स की बात करी, हमने स्कॉलर्स की बात करी, कैसे हम आपको स्कॉलर्स वगैरह में हेल्प करेंगे। फ्लो चार्ट अभी आपको नेचुरल सिलेक्शन वाले एग्जांपल्स बताए, सब हेडिंग अप्रोच आपको बताइए। हर एक टॉपिक में हम एकदम सब हेडिंग अप्रोच करेंगे कि वहीं पे नोट याद करना है, वहीं के वहीं वैसे ही आंसर लेके आना, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि कैसे क्या रहेगा। फिर नोट मेकिंग आपको एकदम यहाँ से डिक्टेट किया जाएगा, कैसे क्या नोट बनाने, PPT पे डायग्राम पर दिखाई जाएंगे, आराम से आप वीडियो पॉज करके सारा कुछ करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट आपका जाता है कि कैसे हम आपको केस स्टडीज़ और इन सब में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सब ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आपका चल रहा होगा सर, जैसे केस स्टडीज़ वगैरह है। ठीक है, तो जैसे अगर लैंड एलिनेशन वाली हम बात कर रहे थे, पढ़ा था हमने कि प्रॉब्लम ट्राइबल्स की प्रॉब्लम क्या, उनकी लैंड छीन ली जाती है। तो कैसे अब कहीं भी आप पढ़ोगे उन्होंने बस एक लाइन में लिखा है, थारू बक्सा वाला एग्जांपल देखिए आपको सर, 2 केस स्टडी हर जगह। लैंड एलिनेशन में 2 केस स्टडी कि भाई मध्य प्रदेश में सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में कोरवा ट्राइब थी। अब इसके साथ क्या हुआ कि ये मुस्लिम मनी लैंडर से घिरे हुए थे, इनको मियाँ कहते, तो मियाँ ने क्या किया, पहले तो इनको अनकंडीशनल लोन दिया कि भाई ले लो पैसे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इनको अल्कोहल वगैरह से एडिक्ट करवा दिया। फिर बाद में क्या रहा, इनको अल्कोहल के लिए पैसे चाहिए रहे, लेकिन इंडियन में फॉरेन लेकर बहुत एक्सपेंसिव थी, तो ये उधार लेते रहे मियाँ से, रिपे नहीं कर पाए, तो मियाँ ने इनकी सारी लैंड झड़प ली। तो ये कहाँ हुआ था, MP सरगुजा में कोरवा ट्राइब के साथ। सिमिलरली सर थारू एंड बक्सा के साथ हुआ था तराई रीजन ऑफ उत्तराखंड में जो थे। यहाँ पे कौन आए थे, पंजाबी सेटलर्स आए थे। तो जो पंजाबी रेफ्यूजीज आए थे ना सर, पाकिस्तान डिवीजन इन सब के बाद से,
तो इन लोगों ने क्या किया, सेम अप्रोच यहाँ वाली अपनाई कि अनकंडीशनल लोन दिया, अल्कोहल के वो कर दिया, जब पैसा नहीं दे पाए तो फिर सब कुछ लैंड ले ली। तो चीप लोन दिया, लिकर दी, तो ट्राइब्स इनके वो हो गई, मॉर्गेज पे रख दी अपनी लैंड, जब नहीं दे पाए तो उन्होंने लैंड ग्रैबिंग कर ली, तो ग्रैब द लैंड। तो ऐसे आपको हर जगह हम लोग आपको केस स्टडीज़ एग्जांपल्स वगैरह देंगे। फिर क्वेश्चन आता है सर केस स्टडीज़ और एग्जांपल में क्या अंतर है। तो सर एग्जांपल्स वगैरह में जनरली हम लोग सब बात करते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसे बस ट्राइब का एग्जांपल दे दिया, ऐसे मतलब बस वन वर्ड एग्जांपल। जैसे आप लॉ एंड जस्टिस में बात करेंगे इन ट्राइबल सोसाइटी, तो हम क्या बोलते हैं, या फिर टैबू वाली बात कर लेते हैं। तो टैबू कैसा क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं भाई अराउंड में क्या टैबू होता है कि वुमेन को अलाउड नहीं होता कि वो घर की रूफिंग को टच करे, या फिर प्लग जो होता है ना खेती करने वाला उसको टच करे, नहीं तो बोलते अशुभ माना जाता है। तो ये बस एक अराउंड का छोटा सा एग्जाम्पल। वहीं केस स्टडी आप देख रहे हैं, केस स्टडी में क्या होता है, जनरली बंदे का नाम होता है, पूरी डिटेल होती है, कहाँ स्टडी हुई है, कैसा सब कुछ हुआ है, तो ये चीज़ केस स्टडी हो जाती है। तो कहाँ एग्जाम्पल लिखना है, कहाँ केस स्टडी लिखनी है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सर यहाँ से अपना पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में, ये तो आपका पूरी यूपीपीसीएस की जर्नी होगी, फिर अगले लेक्चर में हम इसके सिलेबस की बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।